अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम आपको आज जनाब बताएंगे कि पीटीआई वालों ने एहतजाज मौखर क्यों किया और उसके बाद पंजाब कॉलेज में जो कल से न्यूज़ वायरल हुई है, रेप केस जो चल रहा है वहाँ पे, उसके बारे में हम आपको आगाही देंगे और बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। इमरान खान साहब की मुलाकात किसके साथ होने जा रही है आज, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों ज़रूरी है, आईनी तरमीम के लिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब की उल्टी गिनती जनाब स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो एहतजाज मौखर किया गया वो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इमरान खान साहब की आज की मुलाकात उनके डॉक्टर के साथ होगी। जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेगा और उनकी खैरियत जो है वो अवाम को बताएगा, अगर उनका प्रॉपर उनका एक चेकअप होगा। इस वजह से जनाब आज पीटीआई वालों ने ये जो 15 अक्टूबर की कॉल थी इसको मौखर कर दिया, उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है। मे बी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, इसके फिल फॉर बाद जो है दोबारा से कोई ऐसी प्रोटेस्ट की कॉल दी जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रोकने के लिए दी जाएगी। और आपको ये बात बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पीटीआई वालों के लिए समझ लें एक डेथ वारंट होगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो पीटीआई वालों को इसका बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो पीटीआई के चाहने वाले सहाफ़ी हैं, जो इमरान खान साहब को चाहने वाले लोग हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके एमपीएस एमएनएस और सेनेटर्स हैं, इन तमाम के लिए आगे आने वाले दिन फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो शराइत रखी गई हैं वो तमाम तर लोगों के ख़िलाफ़ तो जाएंगी जाएंगी। पीटीआई के जो चेयरमैन बानी इमरान खान साहब हैं उनके भी ये तमाम तर अगेंस्ट जा रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दो नंबरी के ज़रिए करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो एक टारगेट होता है जो सेनेटर्स का, एमपीएस और एमएनएस का, कोई भी अमेंडमेंट करवाने के लिए वो नून लीग वालों के पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास तमाम तर जमातों को मिलाने के बावजूद और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिलाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं हो सकती। हाँ, कोई दो नंबरी हो जाए, कोई किडनैपिंग हो जाए, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती हो जाए, वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ये नामुमकिन बात है। पंजाब कॉलेज के अंदर होने वाला कल का इंसिडेंट, ये हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और उसके साथ साथ हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो अदालतें हैं, ये उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। पहले माजी में जो इतने सारे वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए हैं रेप के, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो रेप होते रहे हैं, उसमें आप लोगों ने प्रॉपर तौर पर सजाएं नहीं दी। आपने लोगों को तख्ता दार पर नहीं लटकाया। आपसे एक दिन सवाल पूछा जाएगा, वो अगर दुनिया के अंदर नहीं पूछेगा तो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों से ये सवाल ज़रूर पूछेगी कि जिस वक्त मैंने तुम लोगों को इक़्तिदार दिया, मैंने तुम लोगों को पावर दी, मैंने तुम लोगों को कानून दिया, मैंने तुम लोगों को शरीयत दी, तो तुम लोगों ने उसके मुताबिक फ़ैसले क्यों नहीं दिए, तुम उसके अगेंस्ट क्यों चले। तो इस वजह से आपको ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आप लोगों की बख्शिश जो है वो इंतहाई मुश्किल हो सकती है। आप लोगों को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, अपनी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी जो अदालतें हैं, हम अपने बच्चों को, बच्चियों को हम किस किस से बचाएं। मुझे सिर्फ ये बताएं, हम अपने कहते हैं करीबी दोस्तों से बचाएं, कहते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों से बचाएं जिन पे आपको डाउट हो, आप मस्जिदों से बचाएं, मदरसों से बचाएं, मौलवियों से बचाएं, आप रागीरों से बचाएं, आप अननोन पर्सन से बचाएं, आप सिक्योरिटी गार्ड से बचाएं, आप स्कूल से बचाएं, आप टीचरों से बचाएं, आप ड्राइवरों से बचाएं जो स्कूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को अपने घरों में बिठा लें, तालीम जो है वो उनको ना दिलवाएं,
हम सिंध की तरह पाकिस्तान पूरे को बना दें कि तालीम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माशरा जिस वक्त पढ़ा लिखा नहीं होगा तो तमाम तर अमेंडमेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होती रहेंगी। तमाम तर चीज़ें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे सैनिटर्स और हमारे MPs और MNAs और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी अदालतें चाहती हैं वो एक ला कानूनियत की तरह होता रहेगा, उसको कोई पूछ गछ नहीं होगी। क्या हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कलम की बजाय हथियार चलाना सिखाएं, उनको सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं? हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमारी औलाद जो है वो महफूज हो? ये तमाम तर लोगों के ऊपर भी सवालिया निशान है कि लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। अगर आज किसी और की बेटी है तो कल मेरी बेटी भी हो सकती है, आप लोगों की भी हो सकती है, किसी रिश्तेदार की बेटी भी हो सकती है, किसी दोस्त की बेटी भी हो सकती है। हर इंसान पाकिस्तानी है, हर इंसान जो है वो इस चीज़ का हक रखता है कि उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम टैक्स पेयर्ड हैं, हम टैक्स देते हैं, हम गवर्नमेंट्स चलाते हैं, हम तनख्वाहें देते हैं, हम जजों को तनख्वाहें देते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट को तनख्वाहें देते हैं, हम आर्मी को तनख्वाहें देते हैं, हम जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन सबको तनख्वाहें देते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज नहीं होंगे तो फिर हम किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या जो इंसाफ है वो फिर हमें खुद लेना पड़ेगा? क्या उस फैमिली को इंसाफ, उसके बड़ों को, उसके भाइयों को इंसाफ खुद लेना पड़ेगा? उनको तख्ता-ए-दार पर खुद लटकाना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि जंगल का कानून बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो खाना जंगी स्टार्ट हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि अवाम हर वक्त सड़कों के ऊपर रहें? आप जिस मर्जी शहर में चले जाएं कोई ना कोई एहतजाज चल रहे हैं। आज लाहौर के अंदर, चनियोट के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली हैं। उन्होंने जो लड़की है उसके हक में नारेबाजी की है। अभी तक मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई भी तस्वीर या फैमिली को शो नहीं किया गया। आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं इस वक्त के जहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी उसकी भैंस है। आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है आप रेप कर सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अगवा कर सकते हैं, आप मारपीट कर सकते हैं, आप लोगों को नंगा कर सकते हैं, आप लोगों पर तशद्दुद कर सकते हैं, आप लोगों के घरों में घुस सकते हैं, आप लोगों की बेटियों को उठा सकते हैं, आप लोगों की माओ को उठा सकते हैं, उनके सरों से दुपट्टे उतार सकते हैं, आप सहाफ़ियों को उठा सकते हैं, आप लीडरों को उठा सकते हैं, आप MPs को उठा सकते हैं, MNAs को उठा सकते हैं, आप हर उस शख्स को उठा सकते हैं जो आपसे कम पावर रखता है। तो पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे खड़ा है कि आपके मुल्क के अंदर इतनी ला कानूनियत है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, आप इमरान खान साहब को तख्ता-ए-दार पर लटकाने के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ये नहीं मालूम कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जिन लोगों को तख्ता-ए-दार पर लटकाना चाहिए आप उन लोगों को इक़्तिदार में लाकर बैठा देते हैं। ये सवालिया निशान है पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा और पाकिस्तान को कौन चलाएगा। पाकिस्तान को अदालतें चलाएंगी, पाकिस्तान को गवर्नमेंट चलाएगी, या पाकिस्तान को अवाम खुद चलाएगी? ये सवालिया निशान है, फिर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, वाई इम्पोर्टेड मौलाना फजलुर रहमान साहब फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हम आज आपको बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो चाहें तो आइन में तरामीम हो सकती हैं। उसके बाद भी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब टोटली इनके हक में बैठ भी जाते हैं, उसके बाद भी इनके पास कुछ वोट कम होंगे, 3 से 4 वोट कम होंगे। उसको पूरा करने के लिए लोगों को किडनैप करना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा, लोगों को धमकाना पड़ेगा, लोगों के साथ ज्यादती करनी पड़ेगी, लोगों के घरों में घुसना पड़ेगा, लोगों की फैमिली को जो है वो आप लोगों को जाके ज़हनी तनाव का शिकार बनाना होगा, फिर कहीं जाके आप लोग इस चीज़ में कामयाब होने के पास आ सकते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सिंध के अंदर तकरीर करते हुए अपने कारकुनान के साथ उन्होंने जर्नैलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ऐसी धुलाई की है। आज उन्होंने कहा जी आप जो मर्ज़ी चाहे करवा लें, आप तरामीम करवा लें, आप हुकूमतें गिरा दें, हुकूमतें बना दें, आप इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन ना करवाएं, जो आपकी मर्ज़ी आप करें। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने अवाम से वहाँ पे हलफ लिया। हलफ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ी आप मेरे साथ सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा हम अपनी तन और मन दोनों की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था, उन्होंने कहा था हम किसी भी मसब्बे को नहीं मानते हैं,
अगर आइनी तरमीम होंगी तो हमारे मसद्दे के तहत होंगी, ना कि गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के मसद्दे के तहत होंगी। मौलाना फजल रहमान साहब वो कहते हैं कि मैं आइनी अदालत नहीं चाहता हूँ। उनके 4 चीज़ों को मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अगर अपनी बातों से हटते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी बखूबी जान चुकी है। ये जो 6, 7, 8 सीटें मौलाना फजल रहमान साहब के पास हैं, खुदा ना खास्ता अगर मौलाना फजल रहमान साहब कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे अवाम मौलाना फजल रहमान के सामने आके खड़ी हो जाए, तो मौलाना फजल रहमान साहब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे उनका वोट बैंक मज़ीद डैमेज हो। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि आइनी अदालत नहीं बन सकती, चाहे जो मर्जी कर ले। वो कहते हैं आइनी बेंच बन सकता है, अदालत नहीं बन सकती। आइनी अदालत होगी क्या? मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में आप लोगों को ये बात बताई थी कि आइनी अदालत जनाब ये होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम किस्म की अदालत बना देंगे, जिसको आइनी अदालत, जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करेगी, और उसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब को लगा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला खिलाफ देगी गवर्नमेंट के तो आइनी अदालत उसको ख़त्म कर देगी, और अगर आइनी अदालत कोई फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ देगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म नहीं कर सकेगी। क्या बात है शहजादे हो, आप ये बात समझें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्लियरली ये बात कह दिया कि आइनी अदालत नहीं बन सकती। सेकंड में उन्होंने कहा जी उम्र में इजाफा, जजों की जो उम्र है उसमें इजाफा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसमें उम्र में इजाफा होने दें। यानी कि अगर 60 ईयर एज है आपकी सरकारी एक लेवल के ऊपर के 60 ईयर की एज में आपको रिटायर्ड होना है तो आपने रिटायर्ड होना है, ना कि आपको 3 साल एक्स्ट्रा दे दिए जाए और 63 ईयर की एज में आप हर चीज़ को तख्तेदार पर लटकाने के बाद जो है वो सुकून से रिटायरमेंट हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ऐसा भी नहीं होने देंगे। उम्र में इजाफे की बात तो आपको होगी। आर्टिकल 8 की जो तरमीम होने जा रही थी, यानी कि वो किसी वक्त किसी को भी उठा सकते हैं और किसी को भी उठा के किसी भी जगह गायब कर सकते हैं, उससे कोई पूछ प्रतीत नहीं होगी, उससे कोई अदालतें नहीं पूछ सकती, कोई इदारा नहीं पूछ सकता। ये भी वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ये बात बाखूबी जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गायब कर दिया जाएगा और मौलाना फजल रहमान साहब की ताकत को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। वो दूसरी बात उन्होंने ये बात कही है, जो लास्ट पॉइंट है उन्होंने फ़ौजी अदालतें नहीं बनेगी, आर्मी कोर्ट्स नॉट एक्सेप्टेबल उन्होंने कहा है जनाब। उसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का जो वोट बैंक है वो KPK और बलूचिस्तान के अंदर है। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर इसका नुकसान PTI वालों को होगा तो आने वाले दिनों में इसका नुकसान मौलाना फजल रहमान साहब को भी होगा, जो मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब का वोट बैंक इंतहाई लेवल तक जो है वो टूट सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से टूटें इनसे। और दूसरी बात जनाब, आपको एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। इट मीन्स के काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 फारक ऐसे होगा। कैसे? 25 जो है वो अक्टूबर जो डेट आ रही है वो काजी फायज ईसा साहब को एक दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा बेहतरीन किस्म का। नए आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे हमारे, यानी कि चीफ जस्टिस साहब होंगे मंसूर अली शाह साहब उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक इस खाने की कोई तैयारियां नहीं की गई, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब इस वक्त इस हद तक मुतमिन है कि उनको नहीं जाने दिया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा। उनकी खातर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रोन डाली जाएंगी, तमाम तर कानून रोन डाले जाएंगे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस रखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी, यानी अदालतें बनेंगी, वो ये सब कुछ सोच कर बैठे हुए हैं। काजी फायज ईसा साहब को इस वक्त इतनी लालच है इक़्तिदार की कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। काजी फायज ईसा साहब आपको ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। और जिन जिन चीज़ों का आपने लोगों के साथ ये सलूक रवा रखा है उसका तमाम तार हिसाब आपको सूद समेत लौटाना पड़ेगा। आज लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ़ शहरों में
जो वकला थे उन्होंने अपने अपने वहाँ के जो बार थे उसके अंदर तकरीरें की हैं और उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा जी तहरीक के लिए तैयार रहें, जैसे ही शंघाई कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तहरीक वकला की स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन्होंने नए चीफ जस्टिस साहब का ऐलान ना किया, मंसूर अली शाह साहब का ऐलान ना किया, तो वकला रोड के ऊपर होंगे। जो एक गवर्नमेंट होती है मजबूत गवर्नमेंट, उसको चलाने के लिए उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जो 17 सीटों पर बनी हुई गवर्नमेंट, जो फार्म 47 के साथ बनी हुई गवर्नमेंट, जो फार्म 45 को अमेंडमेंट करके बनी हुई गवर्नमेंट, जो लोगों के हकूक़ को, राइट्स को रौंद कर बनने वाली गवर्नमेंट, उसको खड़ा रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात के बारे में सोच रही है कि आगे क्या करना है, गवर्नमेंट का क्या करना है। इस्टेब्लिशमेंट अपनी इज़्ज़त की खातर सिर्फ लगी हुई है कि काम को यहाँ तक अगर पहुँचाया है तो काम को आगे भी मज़ीद लेकर चला जाए, या फिर अगर यहाँ पे इन्होंने इसको स्टॉप करना है इस गवर्नमेंट को, तो फिर नया कोई बंदा तैयार किया जाए जो गवर्नमेंट को चला सके। इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील फाइनल नहीं हो रही। इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई डील फाइनल हो जाए, या इमरान खान साहब आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, या इमरान खान साहब 2 साल के लिए चुप हो जाए, या इमरान खान साहब जो है वो ये कह दें कि ठीक है जी मैं इस गवर्नमेंट को मानता हूँ और जो भी है ये गवर्नमेंट अपना टर्नओवर पूरा करे, उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तमाम तर चीज़ों से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि अगर फैसले करने हैं तो फिर मेरिट पे करने हैं, अगर आपने गवर्नमेंट करनी है तो फिर मेरिट पे करनी है। हमारी गवर्नमेंट वो कह रहे हैं हमें वापस की जाए, इलेक्शन करवाया जाए, री इलेक्शन करवाया जाए और आम आवाम को वोट डालने की इजाज़त हो और जो रिज़ल्ट हो वो अनाउंस किया जाए। उसके बाद जिसकी गवर्नमेंट बनती है, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो गवर्नमेंट कर लें। आजकल के दौर के अंदर हमें अपनी बच्चों को महफूज रखने के लिए उनकी सेल्फ डिफेंस की उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उनका जो ब्रेन है उसको ओपन करना पड़ेगा कि कौन आपको किस तरीके से देख रहा है, कौन आपको रॉन्गली टच कर रहा है, कौन आपको कोशिश कर रहा है हिरास करने की। तो आपने आगे से क्या रिएक्शन करना है, आपने किसको बताना है, आपने किसके पास जाना है, आपने अपने पेरेंट्स में वालिद को बताना है, वालदा को बताना है, आपने उनको अपने बच्चों को अब एजुकेट करना है। हम पहले भी ये बात बारहा दफ़ा कर चुके हैं। जिस वक्त कोई सानिया है पाकिस्तान के अंदर होता है, उसी वक्त हम लोगों को ये बात क्यों याद आती है कि हमने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, उनको कोई भी मार्शल आर्ट, उनको ताइक्वांडो, कराटे, उनको बॉक्सिंग कुछ भी सिखाएं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल फिटनेस करें, उनको सिखाएं ताकि वो कोई 5-7 बंदों का मुंह तोड़ सके। आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक या FA या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई शरारत या कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करे तो वो 5-7 बंदों को संभाल सके। इस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर तमाम तर बच्चियों को, तमाम तर बच्चों को महफूज रखे, उनकी हिफाजत करे, और जो मुल्ज़मान है किसी भी जगह पर किसी भी सूरत में उनको अल्लाह ताला अपने ही तहत कैफ़े करदार तक पहुँचाए। क्योंकि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, जो अदारे हैं, जो अदालतें हैं, वो सब अपाहिज हैं, उनके बस का काम ये नहीं है। इनको तख्ता-ए-दार पर लटकाना चाहिए और इनको इस तरीके से तख्ता-ए-दार पर लटकाना चाहिए कि आने वाली उनकी 7 नस्लें भी, और जो देखने वाली हैं उनकी भी 7 नस्लें इस चीज़ को याद रखें। फिर मुझे बताइएगा कि इस काम की रेशो कहाँ पे जाकर रुकती है। ये जो रेप होते हैं, ये जो किडनैपिंग होती है, ये जो हरासमेंट होती है, ये रुक जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। अगर इनको सरेआम लटकाया जाए, सरेआम इनको फांसियाँ दी जाए, इनके ऊपर गोलियाँ मारी जाएँ इन लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अगर हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम 90-95% ये चीज़ ख़त्म होने के चांसेस हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को और आपके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।